हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टू द पॉइंट और डेली एडिटोरियल्स आज के 10 अगस्त। आज एक ही आर्टिकल है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ जनरल ओपिनियन है जो इतना नीड नहीं है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या आर्टिकल था? कैन MRS हेल्प इंडिया अचीव नेट ज़ीरो? व्हाट इज़ SMRS? तो इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल न्यूक्लियर मॉड्यूलर रिएक्टर। ये क्या होते हैं, क्यों इनकी नीड है, सब समझेंगे। बस एक इमेज देख लिए। जनरल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होते हैं तो ये लार्ज है, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 700+ मेगावाट होती है, जबकि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो होते हैं वो 300 मेगावाट तक होते हैं। मतलब लार्ज न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का हाफ, ऑलमोस्ट या हाफ से भी कम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं। तो क्या नीड पड़ रही है इनकी, क्यों इनकी इम्पोर्टेंस बताई गई है, डिस्कस करते हैं जल्दी से। तो स्टार्ट करा गया है स्टोरी सो फार से। स्टोरी क्या है ये, मतलब जो बैकग्राउंड क्या है इस चीज़ का, जिस पर डिस्कस करेंगे हम। वर्ल्ड अभी भी डिपेंड करता है, पूरा वर्ल्ड, फॉसिल फ्यूल्स फॉर 82% एनर्जी। एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट, 82% एनर्जी जो है वो अभी भी फॉसिल फ्यूल से आ रही है। जबकि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है फाइनल वाला, वो 80 to 150% बढ़ने वाला है बाय 2050, जिसके लिए और ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ने वाला है और ज़्यादा, तो एनर्जी सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। और फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी रहने का मतलब आप समझ सकते हैं, CO2 ग्रीन हाउस गैस एमिशन का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जाएगी, क्लाइमेट चेंज बढ़ता चला जाएगा। तो जो भी हमारे गोल्स हैं नेट जीरो एमिशन के, वो सब अचीव करने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। चैलेंजेस क्या हैं डीकार्बोनाइजेशन के लिए? अब चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। डीकार्बोनाइजेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम करना है, कार्बन एमिशन कम करना है। लेकिन इसमें स्पेसिफिकली बात ज़्यादा नहीं करेगी, इसमें टारगेट करेंगे केवल हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे, ठीक है। तो पूरी कंट्रीज़ में कंसेंशन है आपस में कि जो सोलार और विंड एनर्जी हैं, सोलार विंड एनर्जी क्या होती हैं, ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी तो सबको पता ही होगा, जिनको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। जैसे सोलार सनलाइट कंटिन्यू आती रहेगी, विंड कंटिन्यू चलती रहेगी, तो ये कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकती। लेकिन सोलार और विंड एनर्जी डेवलप करना ही सफिशिएंट नहीं होगा, इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम हर एक को अफोर्डेबल एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। उसके लिए खाली सोलार विंड एनर्जी इनफ नहीं होंगी। तो फिर क्या चीज़ चाहिए उसके अलावा? अब एक तो या तो आपकी जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सोर्स हैं, जैसे कोयला, तो वो एनर्जी होती है कोल एनर्जी। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी में ये होती हैं। थर्ड क्या होती है आपकी नियूक्लियर एनर्जी। तो हम न्यूक्लियर एनर्जी जब डेवलप करते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, यूरेनियम। तो इन सब की डिमांड जो है वो भी पुश हो रही है धीरे धीरे, 3.5 टाइम्स बढ़ जाएगी 2030 तक। इनकी डिमांड बढ़ने का मतलब क्या है? जितना ज़्यादा ये क्रिटिकल मिनरल्स या फिर जो हैवी मिनरल्स हैं, यूरेनियम, थोरियम, लिथियम वगैरह, इनकी डिमांड बढ़ने का मतलब ये है कि आपको और ज़्यादा माइंस सेटअप करनी पड़ेंगी। जितना ज़्यादा आपको माइंस और सेटअप करनी पड़ेंगी, उसके लिए लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगा। उसके अलावा जो ये माइन और मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, इनका प्रोडक्शन काफ़ी लिमिटेड स्टेट्स तक होता है, कंट्रीज़ तक होता है। टॉप 3 जो स्टेट हैं वो 50 to 100% ग्लोबल एक्सट्रैक्शन कर जाते हैं क्रिटिकल मिनरल्स का, और प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी इनके पास ही ज़्यादा है। तो ऐसे में अब देखिए, जो मिनरल्स हमको चाहिए मेन प्योर मिनरल्स, उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन उनको उनकी माइन सेटअप करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। और जो ऑलरेडी कर रही हैं प्रोड्यूस, वो बहुत लिमिटेड स्टेट है, मतलब आपको डिपेंड होना पड़ेगा कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ पे। तो इसका सॉल्यूशन कहाँ पर होता है? सॉरी, न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब हम बात करेंगे इस ऊपर वाली प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन या तो यहाँ है या यहाँ है। पहले हम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे बात करते हैं थोड़ा सा। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कन्वेंशनल चलते आ रहे हैं पुराने, वो 10% ऑफ वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जो हेल्प करता है 1.5 बिलियन टन CO2 कम करने में, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट की इम्पोर्टेंस है। उसके अलावा ज़मीन का बहुत अच्छे से एफिशिएंट यूज़ करते हैं, ग्रिड इंटीग्रेशन
कॉस्ट इनका लोअर होता है, मतलब जो ग्रिड कनेक्शन होता है जहाँ से सप्लाई होगी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी, VRE से कम होता है। VRE क्या होती है? वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जैसे विंड या सोलर एनर्जी। तो उनका जो ग्रिड होता है, ग्रिड मतलब जैसे ये चैन जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, जैसे हमारे तार होते हैं घर के आगे, वो एक तरह की ग्रिड हो गई। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ग्रिड है उससे ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ लैंड का और उसमें इन्वेस्टमेंट कम लगता है न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करने में। उसके अलावा ये 24/7 पावर जनरेट कर सकते हैं हर किसी वेदर में, मतलब बिना किसी इंटरप्शन के कंटिन्यूसली जो है पावर जनरेट होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। उसके अलावा ये प्रोवाइड करते हैं हाई स्किल जॉब्स। जब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप होंगे तो उससे क्या होगा? हाई स्किल जॉब्स मिलेंगी, क्योंकि इन जो स्किल रिक्वायरमेंट होती है थर्मल पावर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, जॉब्स के सेक्टर में टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और अदर ऑपरेशंस में। लेकिन जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? उनमें टाइम एंड कॉस्ट ओवररन, मतलब जनरली टाइम ज़्यादा लग जा रहा है और जो ओवरऑल कॉस्ट है वो भी ज़्यादा लग जा रहा है, जिससे कि इकोनॉमिकल एडवांटेजेस उसके ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं। अब यहाँ पर हम पहुँचते हैं अपने आर्टिकल पे। अब तक ये सब आपने जो देखा बैकग्राउंड देखा, क्या बैकग्राउंड? कि हम फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन हमको तो डिकार्बोनाइज करना है, एनर्जी डिमांड बढ़ रही है। उसके अलावा जो सोलर विंड एनर्जी है वो सफिशिएंट नहीं है रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसके लिए पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर कंट्रीज़ पे डिपेंडेंसी चाहिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट अच्छे होते हैं कन्वेंशनल वाले, बट उनमें भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो टाइम एंड कॉस्ट ओवररन कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं आर्टिकल की स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ये अल्टरनेटिव होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का जो बड़े होते हैं लार्ज साइज वाले। तो इनके बेनिफिट्स ही इनका इंट्रोडक्शन है, बस साइज में छोटे होते हैं और 300 मेगावाट कैपेसिटी में सेटअप हो जाते हैं। इंस्टॉल कर सकते हैं इनको डीकमीशन थर्मल पावर साइट्स पे। डीकमीशन थर्मल पावर साइट्स मतलब जिनको बंद किया जा रहा है, थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं उनको बंद किया जा रहा है, जो बहुत ओल्ड हो चुके हैं, बहुत पोल्यूट कर रहे हैं, तो वो डीकमीशन होने की जगह पर इनको सेटअप किया जा सकता है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करना है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैपिटल नहीं होने वाला। इससे क्या होगा? एक तो पैसे आपके खर्च नहीं होंगे गवर्नमेंट के, उसके अलावा नई ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमें डिस्प्लेस करना पड़ेगा लोगों को। डिस्प्लेसमेंट लोगों का एक चैलेंज होता है लोगों के लिए। डिज़ाइन विद स्मॉलर कोर डैमेज फ्रिक्वेंसी, ये इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि इनकी डैमेज फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है। इसका मतलब आसानी से डैमेज नहीं होंगे ये, जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कन्वेंशनल होते हैं वो कई बार डैमेज हुए हैं, उनके साथ में रिस्क हमेशा से बना रहा। लोअर पोटेंशियल फॉर रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहते हैं क्योंकि उनसे रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन होता है आसपास के एरियाज़ में, विलेजेस वगैरह में हेल्थ इश्यूज़ कंसर्न होते हैं। इनका जो पोटेंशियल है ये करने का काफ़ी कम है, तो सेफ्टी कंसर्न और इम्प्रूव हो जाते हैं जब हम SMRs की बात करते हैं। तो उसके अलावा कई सारे सेफ्टी फीचर्स होते हैं दैट ऑल्सो हेल्प, एड ऑन हो जाएगा इसकी इम्पोर्टेंस में। ज़्यादातर जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं वो डिज़ाइन इस तरीके से होते हैं कि उनको जो यूरेनियम यूज़ करते हैं वो लो एनरिच चाहिए। तो यूरेनियम ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तब भी ये एफिशिएंटली रन करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? हम इनको सप्लाई करवा सकते हैं ज़्यादातर कंट्रीज से, क्योंकि गिनी चुनी कंट्री ऐसी हैं जिनके पास में यूरेनियम बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो हम उन पर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये यूज़ करेंगे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, तो वहाँ पर क्या होगा? हम लो एनरिच यूरेनियम यूज़ कर पाएंगे, उससे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, डाइवर्सिफाई कर पाएंगे अपने इंपोर्ट्स को कई सारी कंट्रीज से। उसके अलावा ज़्यादातर जो SMR होते हैं ये फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं इनके कंपोनेंट, तो इनको असेंबल किया सकता है साइट पे। इससे क्या होगा? टाइम एंड कॉस्ट ओवररन कम हो जाएगा, ओवरऑल टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा है क्योंकि फैक्ट्री साइट पे ये मैन्युफैक्चर हो गया, सीधे साइट पे आके असेंबल कर दो इनको। इसका मतलब है कि डायरेक्ट जैसे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उनको पूरा साइट पर डेवलप करा जाता है, बहुत टाइम लगता है, कॉस्ट लगता है। उसके अलावा 40 ईयर से ज़्यादा तक ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब कि ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है इनकी। इंडिया को अचीव करना है नेट जीरो एमिशन 2070 तक अगर, तो इनकी नीड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिखती है, अब जैसा कि हम शुरू से समझते आ रहे हैं।
उसके अलावा हाल ही में जो इंडो यूएस जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए थे यूएसए में, तो उसमें भी इसकी बात करी गई है इसको डेवलप करने की। उसके अलावा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने कहा है कि 31-32 तक क्या होगा, मोर देन हाफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थर्मल पावर प्लांट से होगा, 35 वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से होगा, 4.4 एनपीपीज न्यूक्लियर पावर प्लांट से होगा। एनपीपीज में हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर भी सेटअप कर दें, इन्वेस्टमेंट तो उसमें भी चाहिए होगा। इतना इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट अकेले जो है अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो वी विल नीड पीपीपी मॉडल्स, हमें पीपीपी मॉडल्स की नीड पड़ेगी, क्योंकि एक नेशनल ग्रिड तैयार करना, ठीक है, इंटीग्रेटेड ग्रिड, उसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। तो पीपीपी मॉडल, पीपीपी क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब प्राइवेट एंगेजमेंट नीडेड है। सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न के लिए और रेगुलेटरी चैलेंजेस के लिए क्या कहा गया है, इन्होंने क्या एडवाइस दी है कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट पहले तो अमेंड किया जाए। क्यों अमेंड किया जाए, कि प्राइवेट सेक्टर अलाउ कर सकें सेटअप करने के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को, क्योंकि हमारा जो एटॉमिक एनर्जी सेक्टर है, न्यूक्लियर सेक्टर है, वो हमेशा साइड रखा गया है ओपन करने से, लिबरलाइज करने से, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर अलाउ नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को सेटअप करने के लिए, इनको एनकरेज करने के लिए सेक्ट को अमेंड करना पड़ेगा, जो कि नीड है टाइम की। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूल, रेडियो एक्टिव वेस्ट, इस सब का कंट्रोल सरकार को अपने अंडर में लेना पड़ेगा सेफ्टी कंसर्न के लिए। उसके अलावा इन्होंने नीड बताई है कि इंडिपेंडेंट बोर्ड डेवलप किया जाए जो एक्सपर्ट भी हों जिसमें, ताकि एफिशिएंटली रन कर सकें पूरा इकोसिस्टम रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी। फाइनली क्या कह रहे हैं ये, कि डिपार्टमेंट जो है एटॉमिक एनर्जी का, उसको इम्प्रूव करना चाहिए पब्लिक परसेप्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर इन इंडिया। पब्लिक परसेप्शन न्यूक्लियर पावर को लेकर काफ़ी लो है, स्पेसिफिकली उन एरियाज़ में, उन स्टेट्स में जहाँ पे नियर बाय में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन, पोल्यूशन होने से हेल्थ कंसर्न होते हैं, तो लोग इसको हमेशा निगेटिव वे में देखते हैं। ये कैसे हो पाएगा, बेटर डिसैमिनेटिंग कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ डेटा, इनको डिसैमिनेट करना चाहिए एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट को, कि वो डेटा निकालें पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ को लेके ऑफ द सिविलियन रिएक्टर। जितने भी सिविलियन रिएक्टर बने हुए हैं विलेजेस के आसपास में, एरियाज़ में, तो उनसे रिलेटेड पब्लिक हेल्थ डेटा और एनवायरनमेंट डेटा उनको डिसैमिनेट करें, बताएं कि इससे इतना ज़्यादा कंटेमिनेशन नहीं हो रहा है या इतने ज़्यादा कंसर्न नहीं है। स्पेशली जब MRS लग जाएंगे, सेटअप होंगे धीरे धीरे, तो उससे तो इतना ज़्यादा और कंसर्न नहीं होगा। तो वो डेटा पब्लिक को दिखाओ, पब्लिक परसेप्शन चेंज करो, दैट इज़ ऑल्सो नीड, जिससे प्रोटेस्ट कम हो जाएंगी। जनरली प्रोटेस्ट होती हैं जब ये सेटअप करने जाते हैं, तो लोगों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। तो ये आज का आर्टिकल रहा आपका, एक ही आर्टिकल, काफ़ी आज ब्रॉड है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं थे। सो ओके, इसको कर लेना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू।